हेलो एवरीवन, ये वीडियो डब्ल्यू.एच के एक फेमस पोएम अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन से रिलेटेड है। विलियम बटलरिस्ट एक फेमस आयरिश पोएट थे जिनका जन्म डबलिन में हुआ और इनका एजुकेशन लंदन में हुआ। वो राइमर्स क्लब के एक मेंबर भी थे। साथ ही साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन है आयरिश नेशनल मूवमेंट में वो अनफॉरगेटेबल है। उन्होंने द एबे थिएटर जो कि आयरलैंड में उसके भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए योगदान दिया और डब्ल्यू.बी.एच को 1923 में नोबेल प्राइज मिला उनके रिमार्केबल राइटिंग्स के लिए जो कि उन्होंने लिटरेचर में दिए थे। इसका ये जो पोएम है अमंग स्कूल चिल्ड्रन एक फेमस पोएम है जो उन्हीं के एक स्कूल विजिट पे बेस्ड है। जब डब्ल्यू.बी.एच एज ए स्कूल इंस्पेक्टर बनते हैं और वो जब विजिट करने के लिए जाते हैं तो उसी एक इंसिडेंस पे बेस्ड ये पोएम है। और उस समय डब्ल्यू.बी.एच का जो एज होता है वो 60 ईयर के जब रहते हैं तब वो स्कूल विजिट करने जाते हैं। So it's as a school inspector visit in a school to see the children in a school, he starts recalling his on school days. और जैसे जैसे वो स्कूल विजिट करते हैं क्लास बाय क्लासरूम, अचानक से उनको जो उनका स्कूल डे का मेमोरी है वो सब याद आने लगता है। और इस पोएम में आप देखेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का भी कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक लिटरेरी और साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें कोई पर्सन क्या होता है कि रहता है प्रेजेंट में लेकिन वो पास्ट इंसिडेंसेस के बारे में सोचने लगता है। तो कई बार आपको इस पोएम में दिखेगा कि किस टाइप से जो पोएट है स्पीकर है वो किस टाइप से अपने पास्ट इंसिडेंसेस को याद करने लगते हैं। इस पोएम में टोटल 8 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 8 लाइन है। और जो फर्स्ट स्टेंजा का जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी ए बी सी डी है। यहाँ इस पोएम का कुछ फेमस लाइन है जिसको आप एज ए कोटेशन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। लाइक आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग, अ काइंड ओल्ड नन इन अ वाइट हुड replies, next better to smile on all that smile, and so there is a comfortable kind of old scarecrow. Oh buddy sweet to music, oh brightening glance, how can we know the dancer from the dance? ये सारे बहुत फेमस लाइन है और बहुत बार एक्सप्लेनेशन में भी पूछे जाते हैं। पोएम का जो बिगनिंग होता है तो एज ए स्कूल इंस्पेक्टर डब्ल्यू.बी.एच एक स्कूल में पहुंचते हैं और उस स्कूल में एक काइंड ओल्ड नन है जो उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। तो इन्फॉर्म कर रही है पोएट को डब्ल्यू.बी.एच को कि किस टाइप से बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, किस टाइप से बच्चे सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, कैसे गाना सीख रहे हैं और बुक और हिस्ट्रीज ये सब पढ़ना सीख रहे हैं। साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे वो कटिंग और स्विंग भी सीख रहे हैं। वो ये भी बताती है कि सारे बच्चे बिल्कुल मॉडर्न तरीके से ये सब कुछ सीख रहे हैं। और उसके बाद पोएट सब बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और देखने के बाद लगता है कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं उस क्लासरूम में वो सारे पोएट की ओर सरप्राइजिंगली देख रहे हैं। फर्दर पोएट क्या होता है कि अचानक से उनको जो स्कूल डे है, जो स्कूल डे का मेमोरी है वो याद आने लगता है और वो अपने बिलवेड मॉड गॉन को याद करने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीडियन बॉडी और लीडा। आप यहाँ देखेंगे कि ग्रीक माइथोलॉजी का यूज किया है इस पोएम में। स्वाना और लीडा आपको याद होगा कि जिसमें किस टाइप से लीडा का रेप किया गया था गॉड जियस के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ स्वान। और उसके बाद उन्हीं से हेलेन और भी बच्चे मॉडगॉन लीडा को हुए थे। सो वो रिमेम्बर करने लगते हैं अपने बिलवेड मॉडगॉन को। सो मॉडगॉन एंड ईस्ट वेर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वंस ही टोल्ड अ ट्रैवल स्टोरी टू द पोएट व्हिच चेंजेस गोन्स चाइल्डहुड इनटू अ ट्रेजेडी। सो वो उस इंसिडेंसेस को याद करने लगते हैं कि किस टाइप से उनके बचपन में कोई घटना हुआ था मॉडगॉन के साथ स्कूल डेज में ही, और वो घटना इतना पेनफुल था कि जिसके कारण जो मॉडगन का लाइफ था वो एक ट्रेजेडी में चेंज हो गया। इट्स कंपेयर द टू डिफरेंट नेचर्स ऑफ द पोएट्स ऑन एंड हिज बिलवेड blended into a spear like one cell wherein the yolk and the white is found. So further remembering her beloved वो याद करने लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो दोनों का जो नेचर था वो डिफरेंट था, यानी पोएट का भी नेचर डिफरेंट था और उनकी जो बिलवेड था उनका भी नेचर डिफरेंट था। लेकिन वो बिल्कुल जिस टाइप से एक अंडे में जो उसका येलो पार्ट और जो व्हाइट पार्ट एक ही अंडे में रहता है वो मिक्स नहीं होता, उसी टाइप से उनका भी था कि मतलब एक ही स्पेयर में थे, भले दोनों का जो नेचर था वो डिफरेंट था बट वो लोग एक ही शेल में थे। Remembering his grief and anger about the past incidences, the poet comes out from his daydreaming and looks upon the children in the classroom and tries to find out one of them who has the same face
as Modgon has in her childhood. So उन बच्चों को देखने लगते हैं, अपने डे ड्रीमिंग से बाहर आते हैं और फिर उन बच्चों को देखने लगते हैं और याद करने लगते हैं शायद किसी बच्चे का फेस मॉडगॉन जब बचपन में थी उसके जैसा तो मैच तो नहीं कर रहा है, तो कोशिश करते हैं ढूंढने का कि कोई बच्चे का फेस उससे मिलता जुलता हो. टू थिंक हेलन और मॉडगन, द पोएट फील्स अ काइंड ऑफ सेंसेशन इन हिज हार्ट एज शी स्टैंड बिफोर हिम एज अ लिविंग चाइल्ड. और मॉडगन को फिर से याद करके एज इन अ फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड और खुद को इन अ फॉर्म ऑफ ए चाइल्ड, उनका जो स्कूल डेज है वो याद आने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे मॉडगन एज ए चाइल्ड वहां पे खड़ी है उसके सामने. Mordgon's childhood image floats into poet's mind and then he imagines his beloved present image. और जो चाइल्डहुड मेमोरी है उस पोएट का भी और जो पोएट उनके साथ बिताए हुए मॉडगॉन के साथ, सो उसमें वो एंजॉय कर रहे होते हैं. देन सडनली क्या होता है कि पोएट को ये याद आता है कि अभी वो कैसी दिखती होगी, जो जिस एज में अभी ईच है यानी 60 इयर्स ओल्ड, तो इस एज में मॉडगॉन कैसी दिखती है. सो नाउ द पोएट थिंक्स ऑफ मॉडगॉन गोन हैज सी नाउ मस्ट बी इन हर ओल्ड एज, तो वो भी ओल्ड एज में पहुंच गई होगी. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट एन एज मॉडगॉन मस्ट बी सिमिलर लाइक ए फेमस पेंटिंग ऑफ एन ओल्ड लेडी इन द इटली हु हैज बीन पोर्ट्रेटेड बाय एन इटालियन एज hollow of cheeks as though it drank the wind and ate shadow. सो अचानक से उनको एक पेंटिंग का याद आता है जो कि एक इटालियन पेंटर बनाए थे, एक ओल्ड लेडी का, जिसमें उसके दोनों जो चिक थे वो काफी उसमें हॉलो नजर आए, तो वो धंसा हुआ था जैसे कि मानो कि वो दो इट ड्रैंक द विंड एंड इट शैडो, इस टाइप का. सो अचानक से वो उसके चाइल्डहुड देन अगेन वो उसका प्रेजेंट इमेज याद करते हैं. So it tells about himself that he was never like any Lydian kind, but in his youth he was also handsome. Further poets कहते हैं कि वो हालांकि वो लेडियन काइंड के नहीं, विच मीन्स वो उतने उतने हैंडसम नहीं थे जितना कि लीडा थी, बट वो भी अपने यूथ में हैंडसम थे. फाइनली ही रिकवर्स हिमसेल्फ एंड एश्योर्ड हिज ओल्ड एज वेयर ही लुक्स लाइक एन ओल्ड स्केयरक्रो. फाइनली उन सब चीज़ों से, उन मेमोरी से वो खुद को रिकवर करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनका जो ओल्ड एज है, ठीक है, जो कि एक ओल्ड स्केयर क्रो टाइप का दिखता है, उसी के जैसा उनका एज है. सो ही थिंक्स दैट इट इज़ बेटर टू स्माइल बिफोर द स्माइलिंग चिल्ड्रन. अब वो ये बात तय करते हैं, अपने जो ओल्ड एज है उसको एक्सेप्ट करते हैं और ये बात कहते हैं, खुद को समझाते हैं कि अच्छा है कि बेटर टू स्माइल बिफोर द स्माइलिंग चिल्ड्रन. जो बच्चे स्माइल करे उसके सामने खुद को एज ए स्माइली फिगर ही रखना ज़्यादा उचित है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ यूथफुल मदर हु गिव्स बर्थ हर लिटिल वंस एंड टेक्स केयर and gives her milk in her lap, the infant sometimes betrays, sleeps, shrinks and tries to escape from the mother. अब ये पोएट एक यूथफुल मदर के बारे में बात करते हैं कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है उसके बाद अपने लैप में उसको अपना दूध पिलाती है. देन द इन्फेंट समटाइम्स बिट्रेज, स्लीप्स, श्रिंक्स एंड ट्राई टू एस्केप फ्रॉम मदर. और एज ए इन्फेंट वो कभी बिट्रे करता है, कभी सोता है, कभी सिकुड़ता है, एंड कभी कभी अपनी माँ से ट्राई करता है कि उसे निकले, उसके गोद से हटे. एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्फेंट्स मेमोरी और मेडिसिन, और जिस टाइप का उसका मेमोरी है बच्चे का या फिर उसको जिस टाइप से मेडिसिन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है. Now the speaker talks about youthful mother who gave birth her little one that she would never think of her little one's image after 60 or more years. अब बात करते हैं पोएट कि क्या वो माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, क्या वो उसका फ्यूचर देख पा रही है, क्या वो अभी से जो बच्चा 60 ईयर्स के बाद उसका क्या होगा, मतलब उसका जो एज होगा, क्या उसको इमेजिन कर सकती है वो माँ. द सेम इन्फेंट विल बी एन ओल्ड मैन आफ्टर 60 ईयर्स. और वही बच्चा 60 ईयर्स के बाद एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल एक स्केयर क्रो की तरह दिखेगा. इज एन ओल्ड एज ए कंपनसेशन फॉर द पेन ऑफ हिज बर्थ और द अनसर्टेनिटी ऑफ हिज और हर स्टेट. अब पोएट्स ये बात कहना चाह रहे हैं कि क्या जो माँ एक जो लेबर पेन सहती है उसके लिए यही कंपनसेशन है कि उसका बच्चा 60 ईयर्स के बाद एक स्केयर क्रो की तरह दिखेगा. Now the poet talks about the three famous philosophers of the world, Plato, Aristotle and Pythagoras. नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे कि पोएट प्लेटो को मेंशन करते हैं, एरिस्टोटल को और
पाइथागोरस, सो प्लेटो बिलीव दैट द वर्ल्ड वेयर इन वी लिव इन नॉट रियल। सो प्लेटो का मानना था कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो रियल नहीं है। वहीं एरिस्टोटल, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर थे, तो उनका ये मानना था कि फाइंड द ट्रूथ या रियलिटी। तो वो ये मानते थे कि फाइंडिंग ऑफ द ट्रूथ और रियलिटी को ढूंढना इस वर्ल्ड में। वाइल पाइथागोरस क्लेम दैट द मूवमेंट ऑफ ए स्टार इन स्काई क्रिएट्स म्यूजिक, और वहीं पाइथागोरस ये बात प्रूव की अपने समय कि जो स्टार का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं म्यूजिक क्रिएट करता है। ठीक है, सो यहाँ सारे फिलोसफर का वो बात कर रहे हैं और सारे ग्रेट फिलोसफर का बात कर रहे हैं। तो आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू इट्स दे ऑल ट्राई टू ब्रिंग रियलिटी टू अस, बट डिस्पाइट ऑल देयर थ्योरीज दे बिकेम ओल्ड लाइक ओल्ड क्लॉथ्स अपॉन ओल्ड स्टिक टू स्केयर ए बर्ड। लेकिन उनके अचीवमेंट के कारण, उनके महान योगदान के कारण भी सारे लोग अपने ओल्ड में पहुंचे और बिल्कुल वैसे ही दिखे जैसे कि ओल्ड क्लॉथ्स अपॉन ओल्ड स्टिक्स टू स्केयर अ बर्ड लाइक अ स्केयर क्रो। फिर से सब लोग वैसे ही कन्वर्ट हो गए। तो जो भी फिलोसफर थे, कितने भी महान लोग क्यों नहीं हुए, सो सबका लास्ट उसके ओल्ड एज में जाने के बाद ही होता है। According to its, both nuns and mothers worship images. Nuns light the candle before the image of God, made of marble or bronze, while mother have deep affection towards their children. अब पोएट नन्स को और माँ दोनों को कंपेयर करती है और ये कहती है कि दोनों इमेज को भी वर्शिप करती है। जहाँ नन गॉड के सामने कैंडल जलाती है, अपना प्यार गॉड के प्रति दिखाती है, शो करती है क्या उनका लगाव है, क्या अफेक्शन है। वहीं एक माँ क्या करती है, जो उनका प्यार या लगाव है वो अपने बच्चे की ओर बच्चे को देती है। सो द डिवोशन ऑफ द नन्स एंड मदर्स ब्रिंग सफरिंग फॉर देम। अब पोएट कहते हैं कि जो भी डिवोशन है, चाहे नन का हो या मदर का, दोनों के लिए वो सफरिंग ही लाता है। सो सेल्फ बॉर्न मॉकर्स लाइक लव, इमोशन, अटैचमेंट एक्सेट्रा ब्रिंग सफरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। वो इन माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो भी उनका अटैचमेंट है, जो लाइक लव, इमोशन, अटैचमेंट, ये सब उनके लिए सफरिंग ही लाता है। और ये सब चीज ना केवल उनके लिए बल्कि पूरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए सफरिंग ही लाता है। नाउ द पोएट सेज दैट द लेबर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड इफ आवर बॉडी इज इंजर्ड और सिक देन आवर सोल कैन नॉट बी हैप्पी। फर्दर पोएट कहते हैं कि आप जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वही आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाता है। अगर आपका बॉडी इंजर्ड है या बीमार है, देन आपका जो सोल है वो हैप्पी नहीं हो पाएगा। एंड ब्यूटी कैन नॉट बी अचीव इफ आवर माइंड इज डिस्पेयर, एज वेल एज विजडम कैन नॉट बी अचीव विदाउट लेबर। अब आगे कहते हैं, तो अगर आपका बॉडी अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, तब आपका सोल हैप्पी नहीं रहेगा और ना ही आप कोई भी ग्रेट अचीवमेंट कर पाएंगे। कुछ अच्छे पोएम या कुछ अच्छा जो भी आप करते हैं उसमें आप अच्छा नहीं करेंगे। If our mind is in despair, as well as wisdom cannot be. और अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप विजडम कैसे प्राप्त करेंगे विदाउट लेबर। सो देयर इज अ कनेक्शन अमंग आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। सो पोएट ये कहना चाहते हैं कि इन सब चीजों में एक कनेक्शन है, हमारे माइंड का बॉडी से, बॉडी का सोल से, सब कनेक्टेड है। सो इट इज नेसेसरी टू यूनाइट ऑल थ्री टू अचीव परफेक्शन। अगर परफेक्शन स्टैब्लिश करना है, परफेक्शन लाना है, तो हमको माइंड, बॉडी और सोल को यूनाइट करना होगा। द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ चेस्टनट ट्री। अब पोएट इसी पोएम में लास्ट स्टेंजा में चेस्टनट ट्री का एग्जाम्पल देते हैं एंड ही टॉक्स अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ट्री लाइक इट्स रूट, इट्स लीफ, इट्स ट्रंक। उसके बाद जो चेस्टनट ट्री का जो पार्ट है, लाइक रूट, लीफ और उसके ट्रंक, उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इफ वी सेपरेट ऑल इट्स पार्ट्स देन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्री विल बी वैनिश्ड। अगर हर एक पार्ट को हटा दिया जाए ट्री के, ट्री को उसके रूट से, इसके लीफ से और इसके ट्रंक से, देन उसका क्या एग्जिस्टेंस रहेगा? कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। सो सिमिलरली इट इज नेसेसरी टू यूनाइट आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो पोएट के हिसाब से कि हमारा माइंड को, हमारे बॉडी को और हमारे सोल को यूनाइट करने का बहुत जरूरत है। एज वी नो अ डांसर इज नोन बाय हिज और हर डांस। एक डांसर को आप उसके डांस के ही हिसाब से जानते हैं ना, कि वो डांस करता है, तभी आप जान पाते हैं। So there will be no existence of a dancer if he or she is separated from dance. तो अगर डांसर, जो डांसर है, वो अगर डांस ही नहीं करेगा तो आप कैसे जानेंगे कि वो डांसर है या नहीं? सो ये बात वो कहना चाहते हैं। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग WB's poem among school children. Hope it will help you.